अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। स्ट्रक्चर हमने देखा एंजाइम का, यहाँ तक तुम लोगों को बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एंजाइम है क्या। अब हम बात करेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो तकरीबन वही हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया है। नंबर 1 पॉइंट है एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको कैटलाइज करेगा, उनको स्पीड अप करेगा, उनकी स्पीड इंक्रीज़ करेगा। इसीलिए एंजाइम को हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। नंबर 2 पॉइंट है दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। एंजाइम्स फॉर्म कहाँ पे होते हैं, बनते हैं कहाँ पे? सेल में। देखो एंजाइम है क्या? ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो जिस तरह से प्रोटीन फॉर्म होता है सेल में, एंजाइम की फॉर्मेशन भी तो वैसा ही होगी। जैसे कि हमने बात की इन चैप्टर नंबर 1 अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये वो प्रोसेस थे जिसके ज़रिए प्रोटीन फॉर्म होता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है। अब यही प्रोटीन सेल में रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, तो इसे हम क्या कह देंगे? एंजाइम। तो इसी प्रोसेस के ज़रिए सेल में एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ज़रिए सेल में एंजाइम बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। ज़्यादातर एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और हमने बात की कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी एज एन एंजाइम वर्क करते हैं, जिसे हम कहते हैं राइबोसाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये कैसे प्रोटीन्स हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है दे में आइदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन और मे कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट। या तो एंजाइम्स सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होंगे, या तो प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसमें होगा। वो एंजाइम जो कम्प्लीटली प्रोटीन के हैं, फॉर एग्जांपल अमाइलेज एंजाइम हमारे सलाइवा में मौजूद होता है और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इसका रोल डाइजेशन में है। अच्छा, अब ऐसा एंजाइम जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, इसमें एग्जांपल आती है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ होता है इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, इन क्रेब्स साइकिल। जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स, वहाँ पर हम एसिटाइल कोए देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स। देखो एक सेल में एंजाइम फॉर्म हो रहा है। अब अगर ये एंजाइम इसी सेल में फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो इसे हम कहेंगे एंडो एंजाइम। एंडो मीन्स इनसाइड, जहाँ बना है वहीं पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी सेल में, इसे क्या कहेंगे? एंडो एंजाइम्स। और अगर एंजाइम एक सेल में बना है और ये इस सेल से रिलीज़ हो रहा है और कहीं और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसी और सेल में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सो एंजाइम। एक्सो मीन्स आउटसाइड, सेल के बाहर, जहाँ जिस सेल में बना है उस सेल से बाहर ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। देखो एंजाइम जितने भी हैं उनका नेचर स्पेसिफिक है। नेचर स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है? कि जो एंजाइम्स हैं वो फंक्शन करते हैं कुछ ख़ास कंडीशन पे। हर एंजाइम के लिए कंडीशंस डिफरेंट हैं। जैसे कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो लो पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो हाई पीएच पे काम करते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या स्पेसिफिक है नेचर में। अगर डिज़ायर्ड पीएच होगा, डिज़ायर्ड टेम्परेचर होगा, तभी वो एंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में होता है। ये वर्क करता है एट एसिडिक पीएच, ठीक है। स्टमक का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। तो पेप्सिन वर्क करता है एट एसिडिक पीएच। इसी तरह से डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पीएच और डिफरेंट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो एंजाइम्स कैसे हैं? स्पेसिफिक है नेचर में। और दूसरी बात यह है कि फंक्शन में भी स्पेसिफिक है, मतलब एक एंजाइम एक ख़ास रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम है ये किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि एक एंजाइम है सक्रेज,
ये क्या करता है, सुक्रोज़ की ब्रेक डाउन करता है। सुक्रोज़ हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट में डाइसैक्राइड है, जब ये ब्रेक होगा तो इससे रिलीज़ होगा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो कौन सा, सुक्रेज। अब ये एंजाइम सक्रोज को ही सिर्फ ब्रेक डाउन कर सकता है, ये लैक्टोज और गैलेक्टोज पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए एंजाइम कैसे अपने फंक्शन में भी स्पेसिफिक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर मच ग्रेटर इन साइज दैन सबस्ट्रेट। एंजाइम का साइज़ अगर हम सबस्ट्रेट से कंपेयर करें तो ज़्यादा होगा, ठीक है। एंजाइम लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं और ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम का साइज़ सबस्ट्रेट के मुकाबले में ज़्यादा है। नेक्स्ट एक्टिव साइट, हमने बात की कि एंजाइम पे वो रीजन जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा उस रीजन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। नेक्स्ट है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या हैं, एक्टिवेटर्स कुछ आइंस हैं या कुछ सॉल्ट्स जो एंजाइम से अटैच होंगे और इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। नाम से पता चल रहा है एक्टिवेटर, ठीक है, एक्टिवेट करेगा एंजाइम को। आइंस में हमारे पास है जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोराइड आइंस, ये एंजाइम से अटैच होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स बिल्कुल ऑपोजिट है एक्टिवेटर का। इनहिबिटर्स वो फैक्टर्स हैं, वो चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे कि हमने बात की कि पीएच एक एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे काम करता है, हम उसे बेसिक पीएच दे दें तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, कोई एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करता है, हम उसे लो टेम्परेचर देंगे तो उसकी एक्टिविटी इनहिबिट होगी। इसके अलावा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर पीएच डिज़ायर्ड ना हो, टेम्परेचर डिज़ायर्ड ना हो तो एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एंजाइम केमिकली अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम रिएक्शन के बाद अनचेंज रहता है। इसका क्या मतलब है कि एंजाइम रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, इसका काम सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना है। ये ख़ुद इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं होगा बल्कि ये इस सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने में हेल्प करेगा। तो एंजाइम जैसे रिएक्शन से पहले था, रिएक्शन के बाद भी वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि ये एंजाइम है, इस पर दो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हुए हैं, ये क्या सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे क्या बॉन्डिंग डेवलप हुई और ये एक प्रोडक्ट बन गया, बट एंजाइम वैसा ही रहा, ठीक है। एंजाइम पहले रिएक्शन से पहले जैसा था, रिएक्शन के बाद भी वैसा ही रहा, अनचेंज रहा। तो रिमेन केमिकली अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, के एंजाइम बॉडी में फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। देखो एंजाइम का काम क्या होता है कि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन करवाता है इनटू प्रोडक्ट। बट ये रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके कुछ मज़ीद स्टेप्स हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि सबसे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आके एंजाइम से अटैच होगा, ठीक है। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं और ये एंजाइम है। अब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पहले आके एंजाइम से अटैच होंगे और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। अभी क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट आके एंजाइम से अटैच हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हम कह रहे हैं सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या होगा, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो अभी ये एंजाइम से अटैच है तो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। यहाँ पे बॉन्डिंग डेवलप हुई, ये देख सकते हो। अभी ये प्रोडक्ट यहाँ से डिटैच नहीं हुआ, अभी भी अटैच है इस एंजाइम के साथ। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे डिटैच हो गया, एंजाइम से रिलीज़ हो गया। लास्ट में क्या है, हमें एक प्रोडक्ट मिला और एंजाइम हमें एज इट इज़ उसी हालत में मिला जैसे कि रिएक्टेंट के स्टार्ट में था। तो एंजाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज नहीं होता,
ये सिर्फ हेल्प करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में। तो ये जनरल बातें थी। अब इस प्रोसेस को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं कि एंजाइम कैसे आके सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, कैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। अब नेक्स्ट हम इन मॉडल पे बात करते हैं। नाउ फर्स्ट मॉडल हमारा है लॉक एंड की मॉडल। ये मॉडल प्रेजेंट किया फिशर ने इन 1898। देखो इस मॉडल में ये कहा गया है कि एक्टिव साइट हैज़ डिस्टिंक्ट शेप एंड चार्जेस कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट। इट मीन्स कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, उसका एक ख़ास शेप है, नंबर 1। नंबर 2 चार्जेस। देखो एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन के बने हुए, तो यहाँ पे एक्टिव साइट पे भी कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिन पर चार्जेस हैं। तो एक्टिव साइट का नंबर 1 एक ख़ास शेप होगा, और यहाँ पर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी स्पेसिफिक है, और ये शेप और चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री है उसके सबस्ट्रेट से। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स लाइक मैच। इट मीन्स कि जो सबस्ट्रेट का शेप होगा और एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप एक साथ मैच होंगे। इन दोनों का शेप ऐसा होगा कि ये आपस में फिट हो जाएं। देखो इस मॉडल को हम कहते हैं लॉक एंड की। जैसे कि लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, उसी तरह से एंजाइम का भी एक ख़ास सबस्ट्रेट होगा, और सिर्फ यही सबस्ट्रेट इस एंजाइम पे आके अटैच होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका शेप और इनकी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट के दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? सबस्ट्रेट। और यहाँ पे हमारे पास है एंजाइम। वो सबस्ट्रेट का शेप कैसा है? एक राउंड है, सर्कुलर है, और दूसरा ट्रायंगुलर शेप है। और यहाँ पे एक्टिव साइट का भी शेप कैसा है? एक राउंड ग्रूव है, एक इस तरह से ट्रायंगुलर ग्रूव है। एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप ऐसा है कि ये इस सबस्ट्रेट को अटैच कर ले, इस सबस्ट्रेट के शेप से कॉम्प्लीमेंट्री है। अब नेक्स्ट क्या हुआ? क्योंकि एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप और सबस्ट्रेट का शेप सेम था, इसलिए ये सबस्ट्रेट्स यहाँ पे आके अटैच हो गए। ठीक है, ये क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या हुआ? इनके दरमियान बॉन्डिंग हुई, और ये क्या बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ हो गया। तो यहाँ पे हर तरह का सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता। एक सबस्ट्रेट इसका शेप है स्क्वायर, तो क्या ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका शेप एक्टिव साइट से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, उसके साथ मैच नहीं हो रहा। इस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज नहीं करेगा, ये वाला एंजाइम। इसे कैटालाइज करने के लिए फिर हमारे पास दूसरा एंजाइम होगा जिसका शेप, जिसका एक्टिव साइट का शेप इस सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसीलिए अलाउ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा है इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल में क्या कहा गया है कि व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। जब सबस्ट्रेट कंबाइन होगा एक्टिव साइट से, तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लेकर आएगा। जब सबस्ट्रेट कंबाइन होगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा। डायग्राम से देखते हैं। सबस्ट्रेट है, एंजाइम है। जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एंजाइम पे आकर अटैच हुए तो यहाँ पर एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर यहाँ पे एंजाइम सब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, और लास्ट में प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, एक्टिव साइट क्या फ्लेक्सिबल है, इसका शेप चेंज हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल क्या था? एक्टिव साइट रिजिड थी, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर जो एक्टिव साइट का शेप चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी, एंजाइम का इफ़ेक्ट इन्हेंस हो जाएगा। देखो अब लास्ट में क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल सही है, करेक्ट कौन सा है? तो इन दोनों मॉडल के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ठीक है। देखो जब कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट सर्कुलर शेप का, एक्टिव साइट भी इस तरह से सर्कुलर है, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच होगा अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की, यहाँ पर फिर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से कैटालाइटिक एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल। तो दोनों बातें ठीक हैं। नाउ यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी।